तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत होती है 1947 से। उससे पहले ये कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी थी, ब्रिटिशर्स के रूल में। तो अगर हम देखें कि इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी। उसके जो 3 सेक्टर थे, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर कैसे थे, कितना डेवलप हुए थे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट था, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या क्या थी डेवलपमेंट को लेके, जैसे 5 ईयर प्लान, उसके बाद अब नीति आयोग। 5 ईयर प्लान का मतलब प्लानिंग कमीशन। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आए आने वाले टाइम में, और रिसोर्स कंडीशन की कैसे यूज़ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ 75 साल में, 75 ईयर्स में। तो हम इसे 4 पार्ट में कवर करेंगे। नाउ इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम उस टाइम के लिवलीहुड की बात करें तो पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो थी, पर कैपिटा इनकम लो थी। दूसरी बात ये थी कि पर कैपिटा इनकम लो होगी तो नेशनल इनकम भी लो थी, और नेशनल इनकम लो है तो पॉवर्टी भी होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे हम अभी देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्री, और टर्शरी जो होता है वो करेंसी, फाइनेंशियल या सर्विस सेक्टर। और स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की हालत खराब थी। कैसे खराब थी, उससे पहले हम सिग्निफिकेंस देखें तो 85% पॉपुलेशन जो थी वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, और मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता था एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में। पर फिर भी इसमें कई ऐसे इश्यूज थे, जैसे कि ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जिसमें कि जमींदारी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम था और रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता है कि जो कोई लैंड है, ठीक है, तो उसको पूरा विलेज ओन करता था, और उस पूरे विलेज में एक विलेज हेडमैन चुना जाता था जो पूरे गांव वालों से रेवेन्यू लेके स्टेट को देता था। महलवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, एक विलेज हेडमैन है जो पूरे विलेज का लेके और स्टेट को दे रहा है, तो पूरी लैंड प्रॉपर्टी जो है विलेज ने ओन कर रखी है, विलेज ओन। और रेतवारी में क्या था कि फार्मर डायरेक्ट स्टेट को देता था रेवेन्यू। और जमींदारी, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जमींदारी सिस्टम में थी, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। ये 1793 में स्टार्ट हुआ था। जमींदारी सिस्टम जो था वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न रखता था रेवेन्यू से। तो इसमें रेवेन्यू इतना ज्यादा होता था कि सरप्लस नहीं मिलता था फार्मर को। फार्मर को जब सरप्लस नहीं मिलेगा तो उसे कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था, तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके कुछ इनोवेशन करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो था वो डिस्ट्रेस में था, और गवर्नमेंट ने भी कुछ ज्यादा ट्राई नहीं किया था। इरिगेशन फैसिलिटीज खराब थी, और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए थे। तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर को 3 चीजों की जरूरत होती है, एक होता है इनपुट, एक क्रेडिट रिक्वायरमेंट और मार्केट बेचने के लिए। तो इनपुट में जैसे हमें सीड्स चाहिए, वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड और मशीन्स चाहिए। तो सीड्स तो पुराने होते थे, वो सीड्स ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा वाटर लेते थे और उनका प्रोडक्शन कम होता था। और वाटर की बात देखें तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं था, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करा था। और पेस्टिसाइड की बात करें तो छोड़ ही दो, क्योंकि कोई इंसेंटिव ही नहीं बचता था, प्रॉफिट ही नहीं होता था। और मशीन्स थी नहीं, लैक ऑफ सरप्लस थे, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती थी अभी भी। और क्रेडिट रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो फाइनेंस या लोन के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं थे, और रूरल एरियाज में, और कहीं कहीं थे भी तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे इंडियंस से। तो जो फार्मर्स थे वो डिपेंड होते थे लोकल मनी लेंडर्स पे, और जो मनी लेते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होती थी, जिससे कि अगेन उन पे एक बर्डन आ जाता था। इंटरेस्ट रेट ना चुकाने के कारण वो कई बार अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा भी दे देते थे। और एक मार्केट भी चाहिए बेचने के लिए, लेकिन कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, सिवाय कुछ एरियो के जहाँ पे फॉरेन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को फायदा होता था। वहाँ वो लोग ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देते थे, बाकी कहीं नहीं देते थे, जिससे कि फॉरेन गुड्स के लिए तो अच्छा था पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए खराब था। तो एग्रीकल्चर इंटरमीडियरीज जो थे वो ज़्यादातर फायदा उठा लेते थे, फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ भी नहीं पहुँचता था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कई सारी प्रॉब्लम आई, जिसमें से था लो आउटपुट पर हेक्टेयर, कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, गवर्नमेंट ने भी एफर्ट नहीं करा था सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए या इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए,
कोई इनोवेशन नहीं था क्योंकि सरप्लस नहीं था, इसलिए लो लो आउटपुट आता था, प्रोडक्शन कम होता था डिस्पाइट कि उसमें इनपुट देने के बाद भी। और प्रिमिटिव टेक्निक का यूज करा जाता था प्रोडक्शन में, आयरन टूल का यूज कर रहे हैं, मानसून पे भी डिपेंड है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, कनाल्स डेवलप नहीं हुई थी, और कुछ कनाल डेवलप भी हुई थी तो वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चली गई थी, और कमर्शियलाइजेशन भी नहीं हुआ था। हालांकि टी और कॉफी इन सब के बगानों में कमर्शियलाइजेशन था, पर उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे होना चाहिए था। और जूट कॉटन जो फर्टाइल एरिया था, जूट इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल मिल्स थी, उन सबको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था क्योंकि जहाँ पे जूट और कॉटन होता था वो एरिया ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चला गया है। इसीलिए बांग्लादेश की जीडीपी में जूट और कॉटन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो अगेन इंडस्ट्री में भी इनपुट चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और फिर एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो इनपुट की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल नहीं होता था क्योंकि मैंने बताया कॉटन और जूट इंडस्ट्री जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान को चली गई थी यानी कि बांग्लादेश। उसके बाद जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत लिमिटेड एरिया में थी, रूरल में तो थी ही नहीं, और रॉ मटेरियल उन फैक्ट्रीज के लिए भी मिल नहीं पाता था जिसकी वजह से काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, सडन इंक्रीज इन पॉवर्टी भी आ गई, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं, टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं था जिसकी वजह से कैपिटल की शॉर्टेज। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसलिए नहीं था क्योंकि कैपिटल नहीं था, कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी। और मनी फ्लो कैसे होती है? मनी फ्लो होती है बैंक के द्वारा, और बैंक उस वक्त डेवलप नहीं थे, और स्किल्ड लेबर भी नहीं थे क्योंकि 92% लोग इलिटरेट थे। इवन टिस्को जो टाटा की एक स्टील कंपनी है उसको चलाने के लिए भी जो इंजीनियर्स बुलाए जाते थे वो ब्रिटेन से बुलाए जाते थे। टिस्को को स्टैब्लिश 1905 में किया गया था। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्रेडिट लोन की बात करें, तो कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं थी। आपको बता दूं जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे कि मोबिलाइज करने के लिए काम आती है फंड, जिसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। इसके बारे में आप ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ोगे। तो क्रेडिट लोन की व्यवस्था भी नहीं थी क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तो लोन लेते थे वो हाई इंटरेस्ट रेट पे। इंडियंस को जो बैंक थे वो हाई इंटरेस्ट रेट रखते थे। और 1950 से पहले ट्रेड डिफिसिट भी बहुत ज्यादा था क्योंकि रॉ मटेरियल जो था वो हम इंपोर्ट करते थे, तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी था। और नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे पास, पर वो या तो अंडर यूटिलाइज्ड थे या फिर अनयूटिलाइज्ड थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की और उसे यूज करने की। और पार्टीशन हो गया, उससे प्रॉब्लम और बढ़ गई क्योंकि जूट कॉटन मिल्स ये सब बांग्लादेश को चली गई, इरिगेशन फैसिलिटी जो हमने कनाल वगैरह बनाई थी वो पाकिस्तान को चली गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, फ्रीक्वेंट फेमाइन और ड्रॉट्स भी आ रहे थे, जिसकी वजह से डबल हो गई थी प्रॉब्लम्स। 40% पॉपुलेशन उस टाइम पे बिलो पॉवर्टी लाइन थी, तो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने के कारण लो ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल कम होगा, जिसकी वजह से अगेन स्टैग्नेंट इकोनॉमी और हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट क्योंकि इकोनॉमी अपने यहाँ की डोमेस्टिक सही चल रही थी। उसके बाद तीसरा जो सेक्टर आया वो करेंसी या फाइनेंशियल सेक्टर आया। तो ब्रिटिश रूल से पहले क्या था कि जितने भी प्रोविंसेस थे इंडिया में, राजशाही स्टेट्स थे, वहां पे सबकी अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी, जिससे ट्रेड में बहुत दिक्कत आती थी। तो ब्रिटिशर्स ने कॉन्सेप्ट लाया कॉमन करेंसी का। क्यों लाया कॉमन करेंसी का? टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स और रेवेन्यू कलेक्शन में ईजी होगा। तो इन्होंने कॉमन करेंसी जो लाई थी वो थी सिल्वर करेंसी, पर जिसकी वजह से सिल्वर हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अगेन होता था। तो इन्होंने इस डेफिसिट को खत्म करने के लिए क्या करा? इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी, और वो लाए थे वो पेपर करेंसी एक्ट 1861 से, जिसमें इंडियन रुपीज को यूएस डॉलर के बराबर रखा गया था क्योंकि इंडियन रुपीज तब पाउंड को, यूरोपियन करेंसी को वो करते थे, जिससे हमें हेल्प मिली थी फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड को फैसिलिटेट करने में। और किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कोई फाइनेंशियल सिस्टम है तो एक सेकेंड, चलो जैसे कोई फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें हमें तीन चीजें चाहिए: फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस लिए? कैपिटल फ्लो करने के लिए। कैपिटल फ्लो जब होगा तभी लोगों को पैसे मिलेंगे। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो अपने पैसे मार्केट में लगाते हैं, फिर वहां से वो लोग लेते हैं जिनको बिजनेस वगैरह करना होता है, जिससे कि इकोनॉमी वो होती है। स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं था,
स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत होती है टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ बैंक थे तो स्टॉक एक्सचेंज उतना होता नहीं था, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को जरूरत थी 1950 के बाद कि तुरंत मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग हो फास्टर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इसके लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने की जरूरत थी और कैपिटल फ्लो कराने की जरूरत थी। इसके लिए और कई बैंक थे पर वो बैंक इतने नहीं थे सही मात्रा में कि कैपिटल फ्लो अच्छे से हो सके। इंडिया का फर्स्ट बैंक 1786 में आया था और आरबीआई लाया गया 1934 में रेगुलेट करने के लिए, पर देखा गया कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट प्रेशर के अंदर आ गई थी और अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती थी उसको गवर्नमेंट प्रेशर के हिसाब से फिक्स करती थी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो डेफिसिट है, जो क्या कहते हैं उसे, मनी सप्लाई है, वो एक्सपेंड करती थी ताकि जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर में पैसे खर्च कर दी थी उसको एक कवर अप करने के लिए। उसके बाद फिर देखा गया रेगुलेशन, बैंक को रेगुलेशन करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। रूरल एरिया में क्योंकि बैंक नहीं थे, नाबार्ड बनाया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बनाया गया 1982 में रूरल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन वही बात, ब्रिटिशर्स ने कुछ डेवलपमेंट करा था पर वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करा था, खाली फॉरेन ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए। कम्युनिकेशन भी किया था वो एडमिनिस्ट्रेशन रीजन की वजह से किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा, इन सबको हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और ट्रेनिंग, स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको हम कहते हैं ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, स्किल लेबर, रोड, ट्रांसपोर्ट नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये सब भी नहीं थे, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बैरियर था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था इंडिया में। अगेन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि है वो सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इलिटरेसी, जिसकी वजह से हाई बर्थ रेट और डेथ रेट था, हेल्थ सेक्टर वैसे ही गिरा हुआ था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हालत खराब थी, ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड था, जैसे कि इंडियन रेलवे का ब्रॉड गेज नेटवर्क जिसमें दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता ही कनेक्ट थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिर्फ इंफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए करा गया था, पोस्टल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चलिए चलते हैं अब बाकी आगे, कल देखते हैं कि कितने स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ था, कौन सी स्ट्रेटेजी रखी गई थी। कल का बात है, एक लड़का मैसेज किया था हमको कि हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, फलाना ढिमकाना। हम उसको रिप्लाई किए कि बोलो क्या कर सकते हो मेरे लिए। लड़का बोल रहा है कि जो हमसे हो सकेगा। मैंने बोला कि नहीं, तुम अपने ही हिसाब से बता दो कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। लड़का मैसेज कर रहा है, एक काम करते हैं, गांधी चौक पे मिलिए हमसे, फिर फेस टू फेस बात करेंगे। रिप्लाई नहीं किया उसका। मैंने बोला उसको, अगर इतनी गौर से लेक्चर अटेंड कर लेते तो आज ये वीडियो देखना नहीं पड़ता भाई। प्रैंक हो गया आपके साथ।